गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर मंजू। आई होप आप सब घर पे स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से पूरा भारत बंद है, जिस कारण हम कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं। वैसे तो अधिकतर सिलेबस हमारा हो चुका है, लेकिन जो कुछ एक टॉपिक बाकी हैं उनको हम यूट्यूब की हेल्प से आगे पूरा करेंगे। और मुझे आशा है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। और अभी तक का जितना हमारा सिलेबस हो चुका है उसका भी आपने रिवीजन कर लिया होगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। आज का टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में घटित होने वाली 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना पर जितना साहित्य लिखा गया है, शायद ही उतना भारत के इतिहास की किसी अन्य घटना पर लिखा गया हो। इस घटना को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, महल क्रांति, सैनिक विद्रोह, हिंदू मुस्लिम संगठित षड्यंत्र आदि नामों से जाना जाता है। 1856 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम बिंदु तक पहुंच गया था। इस साम्राज्य की स्थापना छल, बल, नीचता और शोषण से हुई थी। एक सभ्य और समृद्ध देश को 7 समुद्र से आए मुट्ठी भर बनियों ने पराजित कर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो भारतीयों ने अंग्रेजी साम्राज्य को धैर्य से स्वीकार कर लिया हो, परंतु भारत के शांत वातावरण के नीचे एक भयानक ज्वालामुखी धधक रहा था। पिछले 100 वर्षों में लगभग प्रति वर्ष भारतीय जनता ने किसी न किसी रूप में अपना असंतोष व्यक्त किया था, लेकिन 1857 ईस्वी में भारतीय जनता के इस असंतोष रूपी ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट हो गया। इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ही हिला दिया था। ऐसा लग रहा था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो जाएगा, लेकिन अंग्रेज अपने साम्राज्य को बचाने में कामयाब रहे। भारतीय जनता इस घटना की याद को कभी नहीं भुला सकेगी। इसने शीघ्र ही भारतीय आंदोलन को जन्म दिया था। क्रांति के कारण अनेक अंग्रेज विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि एक विशाल भूक्षेत्र में फैले इस क्रांति का मूल कारण भारत सरकार की नीतियों में मूलभूत कमियां नहीं थी, बल्कि यह क्रांति शासन में कुछ त्रुटियों के परिणाम स्वरूप हुई, जिन्हें दूर करने से साम्राज्य की जड़ें काफ़ी मजबूत हो सकती थी। इसलिए उन्होंने इसे एक सैनिक विद्रोह कहा। वास्तव में इस क्रांति के अनेक कारण थे, लेकिन सीधे तौर पर हम कहें इसका मूल कारण पिछले 100 वर्षों से जारी ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियां ही थी। अंग्रेजों की नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में प्रचलित संस्थाएं एवं परंपराएं समाप्त हो रही थी। 1857 की क्रांति उन सब का ही सामूहिक परिणाम था। इस क्रांति के कुछ ही मुख्य कारण रहे हैं, जिनमें पहला हम राजनीतिक कारण देखते हैं। अंग्रेज शासकों की साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश प्रशासकों की साम्राज्यवादी नीति ने 1857 की क्रांति की आधारभूमि तैयार की थी। 1757 से 1856 ईस्वी तक के अधिकतर ब्रिटिश गवर्नर जनरलों ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग और डलहौजी जैसे अंग्रेज शासकों ने छल,
बल से अनेक भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार जब अंग्रेज़ों ने कई भारतीय राज्यों अपने साम्राज्य में शामिल कर लिए तो शेष भारतीय राजाओं के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि उनके राज्य भी बहुत जल्द ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाएंगे। भारतीय शासकों के ये विचार सत्य थे, क्योंकि कंपनी के एक उच्च अधिकारी सर चार्ल्स नेपियर ने अपनी एक चिट्ठी में लिखा था कि यदि मैं 12 वर्षों के लिए भारत का बादशाह बन जाता तो एक भी भारतीय राजा न रहता। निजाम का नाम कोई नहीं सुनता, नेपाल भी हमारा होता। इस प्रकार अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीति से भारतीय जनता में असंतोष फैला, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति के रूप में हुआ। दूसरा कारण लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। लॉर्ड डलहौजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वह अधिक से अधिक भारतीय रियासतों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। इसके लिए उसने एक नीति ढूंढ निकाली जिसे हम गोद निषेध या लैप्स की नीति के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ था कि जिस भी राजा के संतान नहीं है और या कहें निसंतान मरने वाले राजा का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। इस नियम के अनुसार डलहौजी ने सितारा, नागपुर, झांसी, संभलपुर, जौनपुर, उदयपुर, घाट, नागपुर आदि राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। इससे इन राज्य के शासक तो नाराज हुए ही, अपितु अन्य राज्य के लोगों में भी असंतोष फैल गया था। यहाँ डलहौजी की रियासतों को समाप्त करने की नीति के साथ ही सामाजिक और आर्थिक ढांचा भी खराब होता जा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अशांति बढ़ी और इसने विद्रोह को जन्म दिया। नेक्स्ट, अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली साहब पर कुशासन का आरोप लगाकर 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी। वह उसे कलकत्ता भेजकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। विद्वानों के अनुसार अवध से अधिक अंग्रेजों का समर्थक, वफादार या कहें आज्ञाकारी राज्य अभी तक कोई नहीं था। इस प्रकार जब अवध जैसे वफादार राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तो शेष राज्यों का अस्तित्व कभी भी समाप्त किया जा सकता था। इस प्रकार अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने से न केवल वहाँ के प्रशासन से जुड़े लोग या जनता में असंतोष फैला, बल्कि अन्य राज्य के लोगों में भी अवध के प्रति सहानुभूति की भावना आ गई। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए जाने तथा वहाँ पर नई व्यवस्था कायम हो जाने से मुस्लिम कुलीन तंत्र, सैनिक वर्ग, सिपाही, किसान सब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, जिससे अवध असंतोष के विशाल केंद्र में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट, मुगल सम्राट बहादुर शाह का अपमान। अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी जनता क्रोधित हो उठी। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय बड़े दयालु व भावुक व्यक्ति थे। भारतीय जनता और देशी शासकों के मन में अब भी मुगल सम्राट के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, आस्था थी। अंग्रेज़ों ने इसकी प्रतिष्ठा पर प्रहार किया
और मुग़ल सम्राट को नजराना व सम्मान देना बंद कर दिया। सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। इतना ही नहीं, लॉर्ड एलनबरा ने मुग़ल सम्राट के उत्तराधिकार के प्रश्न को खड़ा करके सम्राट तथा सम्राट की इच्छा के विरुद्ध उनके 8 जीवित पुत्रों में जो सबसे निकम्मा पुत्र मिर्जा कोयास को युवराज घोषित कर दिया और उससे अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया गया, जिसके अनुसार वह दिल्ली का लाल किला खाली कर देगा, बादशाह का पद त्याग देगा, 1 लाख रुपए के स्थान पर 1500 रुपये मासिक पेंशन स्वीकार करेगा। मुग़ल सम्राट के प्रति इस व्यवहार से देश में असंतोष और विद्वेष का वातावरण उत्पन्न हो गया था। पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय शासकों और नवाबों को पूर्ण शक्तिहीन कर देने के उद्देश्य से संबंधित शासकों की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों को इन उपाधियों और पेंशनों से मुक्त कर दिया। कर्नाटक और तंजौर के शासकों की उपाधियां तथा पेंशनों से भी उनको मुक्त कर दिया। कर्नाटक और तंजौर के शासकों की उपाधियां पेंशन से समाप्त कर दी गई। लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को मिलने वाली 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी, जिससे नाना साहब अंग्रेजों का कट्टर शत्रु बन गया था। बेरोजगार सैनिक। अंग्रेजों ने अनेक भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के बाद उनकी सेनाओं को भंग कर दिया। परिणाम इससे सब हम कहें राज्यों के हजारों सैनिक बेरोजगार हो गए। उनके पास अपनी जीविका चलाने का कार्य साधन नहीं बचा। अकेले अवध की सेना के 45,000 सिपाहियों में से केवल 15,000 सैनिकों को रखा गया। शेष को बर्खास्त कर दिया गया। अन्य राज्यों के सैनिकों की संख्या भी काफ़ी थी। बर्खास्त किए गए सैनिकों के रोजी रोटी का साधन छिन जाने से वे क्रांतिकारियों के साथ हो गए। शासन से जुड़े अन्य वर्गों के हितों का नुकसान। अनेक भारतीय राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिए जाने से सैनिकों की तरह उनके शासन से जुड़े अन्य लोग भी बेरोजगार होते चले गए। अनेक उच्च वर्ग के लोगों को देसी राजाओं के शासनकाल में अनेक उच्च महत्वपूर्ण पदों पर या उनके अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे, लेकिन इन राज्यों पर कंपनी का शासन स्थापित हो जाने से उनका इन पदों पर से विशेष अधिकार खत्म हो गया या उनको इससे वंचित होना पड़ा। इस प्रकार उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पे प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप हम कहें वे सब भी क्रांतिकारियों के सहयोगी बन गए। इसके बाद हम करते हैं प्रशासनिक कारण। भारतीय शासन का इंग्लैंड से संचालित होना। एंडरसन ने लिखा है, भारत पर अंग्रेजी राज्य विदेश से चल रहा था। इसके जो वास्तविक हाकिम या हम कहेंगे जो सरकार है वो भारत से बाहर रहकर इस पर राज्य करते थे। कंपनी के कर्ता धर्ता भारत से सैकड़ों मील दूर बैठे लंदन से शासन को संचालित करते थे, जिन्हें भारत की प्रशासनिक संस्थाओं, परंपराओं, मान्यताओं का कोई ज्ञान नहीं था। मुगलों ने भारत को अपना देश मानकर, क्योंकि मुगल भी यहाँ पे विदेशी थे, लेकिन मुगल जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश माना, स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेज विदेशी ही बने रहे।
जिनका लक्ष्य भारत से धन को लूट कर ले जाना था। इसलिए वे भारतीयों की भलाई में कभी भी कोई कार्य नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप जनता में असंतोष की भावना बढ़ने ही थी। भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना। अंग्रेजों ने आरंभ से ही प्रशासन में भेदभाव की नीति अपनाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू से ही भारतीयों को अविश्वास की दृष्टि से देखा। उसने भारतीयों को उच्च पदों से वंचित कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट में जाति व रंगभेद नीति समाप्त कर कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं किया गया कि समानता का व्यवहार किया गया हो या इस एक्ट की धारा को कभी उन्होंने लागू किया हो ईमानदारी से। 1857 ईस्वी से पहले नागरिक सेवा में एक भारतीयों को मिलने वाला ऊंचे से ऊंचा या बड़े से बड़ा पद हम कहें सदर अमीन का था, और सैनिक सेवाओं से संबंधित कहें तो सूबेदार का पद था, जिसमें शिक्षित तथा योग्य भारतीयों को ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष पनप रहा था, क्योंकि यहाँ शिक्षित भारतीयों को किसी भी पद पे वाजिब नहीं किया जाता था। दूषित न्याय व्यवस्था। भारतीय अंग्रेजी न्याय से भी संतुष्ट नहीं थे। वो इसको बहुत ही खर्चीला समझते थे। इसमें मुकदमों का निर्णय बहुत समय के बाद होता था। धनी लोग रुपया खर्च करके निर्णय अपने पक्ष में करवा लेते थे। जमींदारों के कहने से निर्धन किसानों पर मुकदमे चलाए जाते थे। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेज अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ समझते थे तथा भारतीय जजों की अदालतों में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं होता था। इस प्रकार धन व अन्याय पर आधारित ब्रिटिश न्याय प्रणाली ने भी लोगों को असंतुष्ट कर दिया। देश हमारा, कानून अंग्रेजों का, उनके अनुसार चलता था सब कुछ। भारतीयों को प्रशासन तंत्र में स्थान न देना। 1860 में सर सैयद अहमद खान ने भारतीयों के बढ़ते हुए असंतोष के बारे में कहा था कि विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारतीयों को विधानसभा और सरकार के प्रशासन तंत्र में प्रवेश न देना, जिसके कारण शासन को समय से भारतीय समस्याओं की जानकारी न हो पाती थी। भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्थाओं में एक भी सदस्य भारतीय नहीं होता था। कि भारत में कानून बनाने के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं होता था। उन्हें भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों, मान्यताओं का ज्ञान नहीं होने से वो भारतीयों की इच्छाओं के विपरीत कानून बनाकर थोप देते थे, और यह सब भारतीय शिक्षित वर्ग के लिए असहनीय था। मुसलमान समुदाय इस मामले में सबसे ज़्यादा असंतुष्ट थे। अभी कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने सरकार के सभी सैनिक और असैनिक बड़े पदों पर अधिकार किया हुआ था। देश की सबसे संपन्न जाति थी और जिससे उसके सारे अधिकार अंग्रेजों के द्वारा छीन लिए गए थे। अपनी पुरानी स्थिति गंवाकर वो लोग अन्य लोगों से पिछड़ गए थे। अब यहाँ मुसलमान तिलमिला रहे थे उसे अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, जिस कारण लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर रोष की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अंग्रेज अधिकारियों का दुर्व्यवहार। कंपनी के शासनकाल में प्रशासन में एक शक्तिशाली ब्रिटिश अधिकारी वर्ग का विकास हुआ। यह अधिकारी वर्ग अपने आप को भारतीय कर्मचारियों से पूरी तरह से अलग रखता था।
हर प्रकार से उन्हें अपमानित करता था। भारतीय कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार कुत्तों से भी बदतर था। भारतीयों को कुत्तों की श्रेणी में रखा जाता था। हाँ, रेस्टोरेंटों, होटलों के सामने बोर्ड पे लिखा जाता था कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश निषेध है। वे आम आदमी को अंग्रेजों से मिलने जुलने में भी नहीं देते थे कि कोई भी आम आदमी साधारण अंग्रेजों से नहीं मिलजुल पाता था। शासक व शोषित वर्ग का अंतर बढ़ता जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता का गुस्सा भड़क उठा था। ये थे हमारे प्रशासनिक कारण। इसके बाद हम 1857 की क्रांति का आर्थिक कारण देखेंगे। भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने जितना भारतीयों का राजनीतिक शोषण किया है, उससे भी ज़्यादा उन्होंने हमारा आर्थिक शोषण किया है। कंपनी सरकार की आर्थिक नीतियों का निर्धारण राजनेताओं द्वारा नहीं, बल्कि लालची ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा होता था। बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद कुटीर उद्योगों का विनाश कर दिया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन के निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाने से आर्थिक शोषण की दर और तेज होती चली गई। मुक्त व्यापार नीति के कारण इंग्लैंड के तैयार माल से भारतीय बाजार भर गए। भारतीयों द्वारा बनाया गया माल बिकना बंद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कुटीर उद्योग बंद हो गए और भारतीय कुटीर उद्योगों का बना हुआ सामान गोदामों में भरा रह गया। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, वाणिज्य, उद्योग को अपने हाथों में ले लिया था। भारतीयों की निर्धनता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। भारत इंग्लैंड को पालने के लिए एक दूध देने वाली गाय बन गया और उसके अपने बच्चे धीरे धीरे भूखे मरने लगे थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का साम्राज्य शोषण किया जाना माना जाता है। भूमि पर दबाव। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग, व्यापार, वाणिज्य पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद हम कहें भारतीय लघु उद्योगों का पतन करना शुरू कर दिया था। सैकड़ों शिल्पकार बेरोजगार हो गए थे। हमारा लघु उद्योग पतन अवस्था की तरफ जा चुका था और इस बाध्यकारी व्यवस्था के कारण बहुत से दस्तकार खेती करने के लिए बाध्य हुए। अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों ने पुराने औद्योगिक नगरों को नष्ट कर दिया था। उन नगरों में रहने वाले लाखों लोगों को गांव की तरफ खदेड़ दिया और गांव के आर्थिक जीवन का संतुलन ही बिगाड़ दिया। यहीं से खेती पर भीषण, हम कहेंगे खेती पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ, जो आज तक भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या के दबाव के परिणाम स्वरूप हम कहें भूमि का बंटवारा हो गया, जिससे उत्पादन में कमी आई, जिसका परिणाम अकाल के रूप में सामने आने लगा। इस प्रकार भूख से तड़पती भारतीय जनता का विद्रोही हो जाना जरूरी था। भू राजस्व में वृद्धि। बंगाल में कंपनी के शासन की स्थापना के बाद कंपनी में सबसे पहले भू राजस्व में वृद्धि की तरफ ध्यान दिया गया। कंपनी को नए प्रदेशों को जीतने और जीते हुए प्रदेशों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता थी। धन प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन भू राजस्व था। इसलिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी या महलवाड़ी, इस प्रकार के अनेक प्रयोगों द्वारा अधिक से अधिक भू राजस्व वसूलने के प्रयोग किए। किसानों से प्राप्त लगान का 10/11 हिस्सा लेती थी। लगान न देने वाले किसानों की ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी।
1853 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में कि 1,10,000 एकड़ भूमि की बोली लगाई गई। डॉक्टर विपिन चंद्र ने लिखा है कि अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक संगठित आवाज़ विद्रोह के रूप में उभरी। लगान के बोझ से किसान पस्त था, वह कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा था। कंपनी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करना था। इस प्रकार लगान की ऊंची दरों ने किसानों और जमींदारों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए बाध्य कर दिया था। जागीरदारों और जमींदारों की जमीन पर अधिकारों की जांच कि जो जागीरदार और जमींदारों की ज़मीन पर अधिकारों की जांच भारतीय राजाओं तथा नवाबों के शासनकाल में कई व्यक्तियों को पुरस्कार, दान आदि के रूप में लगान मुक्त जागीरें दी गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसी लगान मुक्त भूमि का सर्वेक्षण करवाया और जिसके प्रमाण पत्र गुम हो गए थे उनकी जागीरें छीन ली गई। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ने जमींदारों और जागीरदारों की जमीन पर अधिकारों की जांच के लिए एक इनाम कमीशन बैठाया। इस कमीशन ने 35,000 छोटी बड़ी जागीरों की जांच की और इनमें से 21,000 जागीरें जब्त कर ली गई। यह जागीरों या हम रियायतों को जब्त करने का एक नया ढंग था। इन जमींदारों और जागीरदारों का समाज में काफ़ी मान था। जागीरें छीन जाने के लिए मान सम्मान को ठेस पहुंची और वे अंग्रेज साम्राज्य से बदला लेने के लिए तैयार हो गए। बेरोजगारी एवं गरीबी। अंग्रेजी साम्राज्य की नीतियों के कारण उद्योग और व्यापार नष्ट हो गए थे, कारीगर बेकार हो गए थे और वे कृषि की तरफ जा रहे थे या कृषि पर निर्भर होने का प्रयास करने लगे थे। लेकिन जमीन संबंधी व्यवस्था व भूमि का अपहरण करने से खेती हर मजदूर बेकार हो गए थे। देसी राज्यों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर देने से हजारों सैनिक भी बेकार हो गए। इस प्रकार 1857 ईस्वी तक आम आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा शोचनीय हो गई थी। लोगों के पास पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन एवं तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं थे। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है कि भारतीय जन सामान्य के लिए जीने का अर्थ साधारणतः अर्ध पेट खाना, भूखा मरना या अकाल व व्याधि से ग्रस्त रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। भारतीय जनता अपने इस दशा के लिए अंग्रेजी शासन को जिम्मेदार मानती है। अतः जनता ने ऐसे शोषणकारी शासन को जिम्मेदार ठहराया। जनता ने ऐसे शोषणकारी शासन को समाप्त करने का निश्चय किया और सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कि कुछ लोग इतने गरीब थे कि वो एक एक आने या एक एक सेर आटे के लिए विद्रोहियों के साथ मिल गए थे। अभी तक हमने 1857 की क्रांति के राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक कारण किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम सामाजिक और धार्मिक कारण आगे करेंगे। धन्यवाद।